हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों ने देखा 10+2 की आंसर की आ चुकी है और अब तक आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके होंगे। अगर इसके क्वेश्चंस आपको अभी नहीं मिले हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ से आप जाके इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम धीरे धीरे करके एक एक शिफ्ट के एक एक क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ पे देखेंगे, और लास्ट में हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि इस पेपर में कितने मार्क्स चाहिए थे, एवरेज मार्क्स आपको कितने लाने थे। मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखा, बहुत सारे टीचरों को देखा, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि किस क्वेश्चन में किस पेपर में कितने एवरेज मार्क्स होने चाहिए थे। तो चलिए बच्चों, हम आज बात करने जा रहे हैं 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लगा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है -15 + 90 डिवाइड और फिर ब्रैकेट 89 - 9 × 8 + 33 - 3 × 7। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे हो सकता है आपको सही से समझ में ना आए, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से कट पेस्ट किया है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे टाइप करा सकूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को जितना हो सका मुझसे मैंने इसको असेंबल किया है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे बताइए कि मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो मैं आपको क्या करूँगा कि जब अगला वीडियो शूट करूँगा तो वहाँ पे इन चीज़ों को मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ के आपको एक बार सुना दूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 33 - 3 × 7। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका रूल मेंशन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसको, और फिर इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले भी बच्चों एक ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। तो देख लीजिए अपने क्वेश्चन में कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 7 × 21, 33 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। ये आया आपका 12, इतनी की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब 9 × 8 = 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 84, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 84। अब यहाँ से यहाँ तक का काम ख़त्म। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 89, 89 में से 84 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5 के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक का काम ख़त्म, ठीक। अब 5 से आप 90 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 18 के बराबर। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक का काम ख़त्म। ये है -15, ये 18 है, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम सी टू डी एट 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इफ़ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो देन फाइंड द रिचा's एवरेज स्पीड। रीचा ए से बी जो है 15 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तथा सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। यदि आप दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी के है तो रीचा की एवरेज चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्वेश्चंस। तो मान लेते हैं बच्चों की ए से बी है और ये बी से सी है और ये सी से डी है। ये आपकी 3 डिस्टेंस है बच्चों, और कह रहा है कि तीनों डिस्टेंस आपकी बराबर है। तीनों डिस्टेंस आपकी बराबर है। ए से बी तक आपका जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी जाता है आपका 20, और सी से डी जाता है आपका 30 के बराबर। और कह रहा है कि सारी डिस्टेंस बराबर है। तो हम कैसे डिस्टेंस मानते हैं बच्चों, हम डिस्टेंस कैसे मानते हैं, इनका एलसीएम लेके। तो आप 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 के बराबर, है ना। हम मान लेते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस रही होगी वो 60 के बराबर रही होगी। तो आप पहली डिस्टेंस को मान लीजिए 60, दूसरे को भी मान लीजिए 60, और तीसरे को भी मान लीजिए 60, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड बराबर आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60, 60, 60, कितना हो जाएगा 180 के बराबर।
अब हमें चाहिए टाइम, लेकिन हमारा क्या है, टाइम तो दिया नहीं, ये स्पीड है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसके सारे से टाइम निकाल लेते हैं। अगर 60 किलोमीटर जाना है और 15 पर आवर किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? तो आप क्या करिए, 60 में 15 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ से देखेंगे आएगा 3 और ये आएगा आपका 2। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, 4 3 7 2 9। कितना आएगा बच्चों, 9। अब 180 में 9 से आप भाग दे दीजिए, ये हो गया आपका टोटल टाइम, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका तीसरा वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। तो 70,000 में बेच रहा है बच्चों, ये आपका क्या है, एसपी है, कह रहा है कि 25% का फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए, अगर हमें एसपी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान में 100 करते हैं, तो ये आता है आपका, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये होता है आपका एसपी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपान में 125, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, अब आपका सीपी है ना। और कह रहा है इसी पे 30% का लाभ हमें प्राप्त करना है, तो बताइए कितने में बेचना होगा। तो आप क्या करिए, 70,000 इंटू 100 अपान में 125 इंटू में, अब क्या करिए, हमें सीपी में क्या करना होता है बच्चों, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होता है कि हमें कितने में बेचा, तो ये हो जाएगा आपका 130 अपान में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130 अपान में 100, ये इससे कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका निकल के आएगा 72,800 के बराबर। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अब उस चीज़ को भी देख लीजिए। देखिए, हमारी कह रहा है कि एसपी कितना है, एसपी हमारा है 70,000 के बराबर, और कह रहा है कि ये कब होता है, जब 25% हमें प्रॉफिट मिलती है। तो प्रॉफिट किस पे मिलता है हमको, हमेशा प्रॉफिट मिलता है हमेशा हमें सीपी पे। तो 25% को आप बनाना चाहेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 1/4। अगर हमारा प्रॉफिट अगर हमारा सीपी 4 रहा होगा तो उस पर 1 का प्रॉफिट मिलेगा, 1 का प्रॉफिट मिल के एस हमारा कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। और एस हमारा क्या है बच्चों, एक्चुअल में 70,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आएगी आपकी 14,000 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 56,000 के बराबर। ठीक, और कह रहा है इसी पे 30% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 30% को आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 130/100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए। अब यूनिट डिजिट पकड़ के चलिए, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 के बराबर, है ना। किसी भी ऑप्शन में 8 दिया नहीं है, लास्ट वाले में हम देख रहे हैं यहीं पे दिया हुआ है 8, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। सारा हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के सुना भी देता हूँ, और जितने भी डाटा इसमें ज़रूरत होगी उन डाटा को मैं यहाँ पे लिखा भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 एंड 2001। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका 45, और बच्चों ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ये आपका 55, ये आपका 50, और ये आपका 65, ये दिया हुआ है आपका 75, और ये वाला दिया हुआ है आपका 65। तो आपसे पूछा क्या है, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज फास्टेड। तो आपसे पूछा कि किस कंपनी में जो प्रॉफिट परसेंटेज है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, किसका सबसे ज़्यादा किस ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, इन दोनों में देखिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 10 का इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे फिर डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे 50 से 65 हुआ है, कितने की इंक्रीज हुआ है, 15 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 65 से 75 हुआ है, यहाँ पे 10 का इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है।
तो 15 का इंक्रीज हुआ है बच्चों, 10 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, 10 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 15 का। तो 15 पे हुआ कितने पे हुए बच्चों, 50 पे, है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये किस वाले ईयर में इंक्रीज हुआ है, 1998 से लेकर 1999। ये बच्चों 1998 से लेकर 1999 है। तो यहाँ से हो जाएगी ये पहला वाला आंसर। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसका ग्राफ सबसे बड़ा लग रहा है। आप यहाँ पे देखिए किसी ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है जिसमें इंक्रीज हो रहा है। तो एक ये वाले में इंक्रीज हो रहा है, एक यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और एक यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे तो हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा गैप आप देख रहे हैं यहीं पे हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो आप सीधे यहाँ पे टिक कर देते 1998 से 1999। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका सर्कल दिया हुआ है, और इसमें इस तरह से कॉर्ड्स दी हुई हैं, दो जीवा दिए हुए हैं, ये आर है, ये एस है, ये पी है, और ये है आपका क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा आर एल की वैल्यू क्या होगी, आर एल की वैल्यू क्या होगी। अब किसी भी सर्कल में बच्चों दो कॉर्ड्स आप खींच दीजिए। मान लेते हैं आपकी दो कॉर्ड्स है, पी क्यू और ये आर एस। इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है, इसका मान डी है। तो यहाँ से इनके बीच रिलेशन क्या बनता है, ये बनता है आपका सी इंटू डी इक्वल ए इंटू बी। ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन बनता है। तो आप क्या करिए, सीधा इसी में उठा के रख दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा आपका 9 इंटू 4 6 इंटू आर एल। ये बनेगा आपका 9 चौक 36। आर एल का मान कितना आ जाएगा, 36 में 6 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 6 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये इस पेपर का ये सबसे कठिन क्वेश्चन था, इस पेपर का ये सबसे कठिन क्वेश्चन था। और आप देख लीजिए इस पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा है, किस टाइप का है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका ए, ये बी, ये सी दिया हुआ है, और यहाँ पे ओ दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 118 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 118 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ये एक टेंजेंट है डी सी। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है बच्चों, ए सी डी का मान पूछा हुआ है, ए सी डी का मान पूछा हुआ है, यहाँ से इसका मान पूछा हुआ है, और ओ इसका सेंटर है। तो आप देख रहे हैं ओ इसका क्या बनेगा बच्चों, सरकम सेंटर बनेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपकी दो थ्योरम यूज हुई है। मान लेते एक सर्किल है और इसमें एक ट्रायंगल खींच दीजिए, और ये हो गया आपका सेंटर, सेंटर से इसको मिला दीजिए। तो ये जो सेंटर होगा क्या कहलाएगा बच्चों, आपका सरकम सेंटर। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हो जाता है आपका 2 थीटा, है कि नहीं, ये हो जाता है आपकी 2 थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ये 118 है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी यहाँ से हो जाएगा आपका जस्ट इसका आधा, तो ये हो जाएगा आपका 59। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है टेंजेंट की, उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका सर्किल है और यहाँ से हमने क्या किया, टेंजेंट खींच दिया। अब जहाँ पे ये टेंजेंट है बच्चों, इस पॉइंट को जहाँ पे ये टच कर रहा है, जहाँ पे ये टच कर रहा है, आप यहाँ से ये हमने क्या किया, हमने एक छोटा चाप, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप खींच दिया है। और मान लेते ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि इसके जस्ट इस लाइन जिससे ये बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ के जहाँ भी एक दूसरे के मिल रहे होंगे, ये यहाँ पे ये वाला भी एंगल आपका क्या बनेगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अगर 59 है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 59 के बराबर।
तो बच्चों अगर इन सब का भी आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए, डिटेल देखना है, तो मैं बहुत जल्दी आपका एक पूरी की पूरी क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा बच्चों आंसर आपका 59। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। एम इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सर्कम सेंटर बच्चों त्रिभुज ए बी सी का क्या, एम। अभी आपको मैंने बताया कि सर्कम सेंटर क्या होता है। मान लेते कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। और कह रहा है कि सर्कम सेंटर एम, इसका मान दिया हुआ है आपका एम। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो जाता आपका एल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है इसको पॉइंट, इसके सेंटर पे, तो ये आपकी बनेगी रेडियस, ठीक है। तो सर्कम रेडियस आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बी एम दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर के बराबर। ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। और आपका क्या दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है आपका 24। तो बी एल का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब आपसे एम एल पूछा, क्या आप इसका एम एल नहीं निकाल देंगे? तो यहाँ से देखेंगे ट्रिपलेट बनेगी इसका क्या, ये 5 है, ये 5 है, 3 से काटेंगे 5 4, तो ये बनेगा 3 3 त्रिक का 9, 15 12 12 9 और 15 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो एम एल का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 9 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ। द एवरेज एज ऑफ 25 men इज 28 ईयर्स। 5 न्यू men ऑफ एन एवरेज एज ऑफ 25 ईयर्स ज्वाइन देम। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेन टुगेदर। 25 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 व्यक्ति हैं और इनकी एवरेज, जो एवरेज दिया हुआ है आपका एज का, वो दिया हुआ है आपका 28 ईयर, ठीक। कह रहा है कि 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति नए आ जाते हैं, तो 5 व्यक्ति इसमें और ऐड हो जाते हैं। और इनकी एवरेज एज क्या है बच्चों, एवरेज एज इनकी है 25। कह रहा है कि इस वाले ग्रुप में हम शामिल कर देते हैं। तो अब पूरे ग्रुप की एज क्या होगी, एवरेज एज क्या होगी, ये आपसे पूछा। तो एक तरीका तो आपका क्या है कि आप 25 को 28 से मल्टीप्लाई करिए सीधा, और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करिए अपान में टोटल मेंबर्स, टोटल मैन कितने हुए, 25 पहले और 5 फिर ऐड हुए, तो कितने हो गए 30। ये हो जाएगा आपकी एवरेज एज। एवरेज एज बराबर क्या होगा, टोटल एज, जितने भी मेंबर्स हैं सभी की एज अपान में जितने मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर जितना भी आएगा। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि आसानी से हम एग्ज़ाम में आसानी से बस देखते ही आंसर को टिक कर दें, वो क्या है, आइए उसको भी सीखते हैं। देखिए 25 वर्ष औसत आयु वाली 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, तो 5 व्यक्ति शामिल करा दें बच्चों हम। अब देखिए एवरेज का मतलब होता है सभी की इक्वल। जैसे अगर मेरी 10 साल एज है, अगर मैं कह दूं कि ये जो ग्रुप है इसकी इनकी एवरेज एज 10 साल है, तो आप क्या कहेंगे, मान लेते ये कोई ग्रुप है, मैं इस वाले को बोल दूं कि इस ग्रुप का एवरेज एज 10 ईयर है, तो आप कहेंगे कि इसकी भी एज 10 साल होगी, 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 मतलब सभी की एज 10-10 साल के बराबर होगी। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि 5 व्यक्ति आए हैं 25-25 साल के, 25 उनकी एवरेज एज 25 साल है, तो सभी की एज कितने के बराबर होगी, 25-25 साल होगी, है कि नहीं, होगी कि नहीं। और पहले थी कितनी, 28 साल, और अब कितनी हो गई है, जो आए हैं 25 साल। तो आप देख रहे हैं कितना कम हो रहा है, 3 ईयर यहाँ पे कम हो रहा है, हर सभी में 3 कम होगा, है कि नहीं बच्चों। अगर 3 ईयर कम हो रहा है तो 5 में, एक में 3 ईयर कम हो रहा है, तो 5 में कितने कम हो जाएंगे, ये कम होगा 15, है कि नहीं। अब 15 ईयर कम हो गए, तो ये किस में मैनेज करेगा, किस में मैनेज करेगा बच्चों, ये 25 प्लस 5 इन्हीं 3 में बट रही होगी 30 में। तो यहाँ से देखेंगे
15 ही 30 में बटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो टोटल कितना कम हो जाएगा बच्चों? ये कम हो जाएगा आपका 28 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 27.5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं बच्चों। इन सब का मैं एकदम डिटेल से लेके आने वाला हूँ एरोज, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा कि कैसे ये हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ये कम हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है। मैं बहुत जल्दी पूरी क्लास लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ कम्प्लीट डिविजिबल बाई 11। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है 11 से विभाजित है। तो आप क्या करिए, आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। जैसे मैंने लिख दिया 9, 7, 8, 9। तो मैं कहूँ कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करिए, फर्स्ट और एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़िए, उसके बाद वाले तो उसको ऐड करिए, यहाँ से इनका सम करिए। तो 9, 7 कितना हो जाएगा 16, और जो छूट गया है उसको ऐड करिए, 9, 8, 17। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। कितना है बच्चों, 1। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 आ जाएगा तो ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि हम इनका एक एक अल्टरनेटिव का सम करके उनके बीच का डिफरेंस लें तो हमेशा ही उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा या तो 11 होगा। हमने देखा यहाँ पे 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये तो कटेगा नहीं, है कि नहीं। ये वाला जो है 11 से नहीं डिविजिबल होगा। ऐसे हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो एक एक चेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7, 1, 8 और 8, 0। कितना हो जाएगा 8। टोटल कितना आया 8, 9, 8, 17, 17, 8, 17, 8 कितना होगा बच्चों 25। अब 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। क्या 17 11 से डिविजिबल होगा या 0 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे की बात करेंगे तो 6, 1 कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7 और 7, 1, 8, 8, 1, 9। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2, और ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 5, 1, 6, 6, 1, 7। कितना आया 7। यहाँ से इस वाले को ऐड करेंगे आएगा ये आपका कितने कितने के बराबर आएगा 7, 6, 13, 13, 1, 14। तो यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 7। 0 और 11 चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है तो श्योर यही होगा, तो हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, 3 कंडीशन दी गई हैं आपको। a + b + c बराबर 2, 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0, और फिर उसके बाद ac बराबर दिया हुआ है आपका 4/b एंड a³ + b³ + c³ बराबर दिया हुआ है आपका 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² का आपसे मान पूछा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। a + b + c बराबर आपका 2 दिया हुआ है, 1/a + 1/b + 1/c बराबर आपका दिया हुआ है 0। ac बराबर दिया हुआ है आपका 4/b, a³ + b³ + c³ बराबर दिया हुआ है आपका 28। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि a² + b² + c² का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्यूब है, तो आपको क्यूब वाला फार्मूला पता होगा क्या, कि a³ + b³ + c³ - 3abc आपका होता है एक ब्रैकेट में a + b + c, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका क्या, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये होता है आपका ca। चलिए, तो देखिए यहाँ पे a³ + b³ + c³ का मान दिया हुआ है।
3ABC का मान दिया हुआ कैसे, यहाँ पे आप AC को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका ABC। तो ABC का भी मान हमें यहाँ से पता चल जाएगा। A + B + C का भी मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका A + B + C। अब देखिए हमें चाहिए क्या, AB - BC - C है। आप यहाँ से सॉल्व करके इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए और A² + B² + C² का मान निकाल लीजिए। तो चलिए एक एक करके सारा मान रख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका AB + BC + CA बराबर किसके, 0 के। AQ + BQ + CQ बराबर दिया हुआ है आपका 28, उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 28 - 3। ABC बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका ABC बराबर 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ABC की जगह 4। A + B + C बराबर आपका दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 A² + B² + C² माइनस, देखिए अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा A + B + C बनेगा। और A + B + C + C की वैल्यू कितना है, 0, तो सीधा उठा के वैल्यू 0 रख दिए। अब 2 से काट दीजिए, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका कितना 14। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 × 2 करेंगे तो आएगा 6। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 8 के बराबर। तो A² + B² + C² बराबर आपका कितना आएगा 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। x - 2y बराबर आपका दिया हुआ है 3 एंड xy बराबर दिया हुआ है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 4y²। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप यहाँ से सीधा आप क्वेश्चन पकड़िए कि यहाँ पे दिया हुआ है x × y बराबर दिया हुआ है आपका 5। तो आप क्या करिए, इसका मल्टीपल बना लीजिए। देखिए xy बराबर आपका अगर 5 दिया हुआ है, या तो x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 5 रखिए, या तो x की वैल्यू 5 रखिए तो y की वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप दो इन वैल्यू पे आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि शायद कहीं ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है, तब आप इसके आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो आप देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है 3, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो ही नहीं सकती। चलिए दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हैं और y की वैल्यू 2 रखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा 3, और हमें चाहिए कितना था, 3 ही चाहिए था, है कि नहीं, 3 चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x के लिए 5 और y के लिए 1 पे। तो बस इसमें उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा। आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आएगा आपका 25 -4, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 21 के बराबर। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। कितने आसान से क्वेश्चन दे रखे थे इस शिफ्ट में। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बच्चों कि इस पेपर को जो मैथ का नंबर है कितना एवरेज मार्क्स होना चाहिए, कितना आपको इसमें एवरेज मार्क्स पाने चाहिए थे। तो चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 6300 इज़ डिवाइडेड बिटवीन x y z सच दैट x रेशियो y रेशियो आपका दिया हुआ है 7:5 एंड y/z दिया हुआ है आपका 4:3। फाइंड द शेयर ऑफ y की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि 6300 को तीन लोगों में बांटा जाता है, x y और z में। इस प्रकार से बांटा जाता है कि x और y का रेशियो आपका दिया हुआ है 7:5 और y/z का रेशियो दिया हुआ है आपका कितना 4:3। तो आपसे y की वैल्यू पूछा है कि y का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हम x y और z लिख लेते हैं। x और y का रेशियो दिया हुआ है आपका 7:5 और y/z का दिया हुआ है आपका 4:3। अब क्या करिए, तीनों के एक साथ में रेशियो निकाल लीजिए। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए और 4 से ही इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये बनेगा 7 × 28
5 चौक 20। अब जो लास्ट में बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ठीक, 5 साई 15। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 था, 5 था, और यहाँ पे था आपका 4। देखिए अब ये तो y है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को तो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो 4 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से करेंगे, चूँकि ये रेशियो है तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 4 तें 12। सॉरी बच्चों, 5 से कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो 5 तें 15। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई और जेड का रेशियो। आप इनको ऐड करिए तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 63 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगी? इनकी टोटल पेमेंट, टोटल भाग, तो 63 यूनिट ही हो जाएगा आपका 6300 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो कितना आएगा? 100 के बराबर। आपसे पूछा है किसका मान? वाई का मान। वाई हमारा यहाँ पे कितना है? 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर? तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दिया हुआ है कि कास थीटा प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल आपका 8 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। तो बच्चों आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दीजिए। वो क्या होता है उसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे एक्स वाई बराबर आपका 3/2 है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाता है आपका एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स के साथ नीचे वाला प्लस के साथ, फिर एक्स के साथ नीचे वाला माइनस के साथ, ऐसे इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 और 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब आइए हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर करेंगे कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसको लेकर और इसका माइनस करेंगे तो यहाँ से देखेंगे साइन से साइन कट जाएगा, बचे कितना? 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा अपान में 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका किसके बराबर? 8 1 9, नीचे एक छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 1 और 1 बार 8 -1। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगी, ये बनेगा आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आएगा 9/7। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ये दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि लिस्ट द प्राइस ऑफ ए बाइक इज़ 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि एक बाइक 15% जो है क्रय मूल्य से अधिक पे अंकित की जाती है। ठीक है, कोई भी बाइक है क्रय मूल्य से 15% अधिक पे अंकित की जाती है, कह रहे हैं कि इस पे जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो डीलर का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कि उस बाइक की जो कॉस्ट प्राइस होगी, क्रय मूल्य होगा, वो आपके 100 के बराबर होगा। कह रहा है कि इससे 15% अधिक अंकित करता है, तो 15% अधिक अंकित करेगा तो एमपी कितना हो जाएगी मार्केट प्राइस? 115 के बराबर, और इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 115 पे आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 20 × 25 23। तो 115 का आप 20% निकालेंगे तो आएगा आपका 23। इसका मतलब क्या है बच्चों? 23 की छूट दी जाती है। तो 115 अगर अंकित मूल्य है, 23 की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने पे? तो बेचेंगे हम 92 पे। ये हो गई हमारी सीपी और ये हो गई हमारी एसपी। ठीक है बच्चों, 100 वाली चीज़ को अगर हम बाद में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लॉस होगा? कितने का होगा? 8 रुपये का। 8 का लॉस होगा, और 8 का लॉस होगा, 8 का लॉस होगा किस पे? 100 पे। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा बच्चों? 8%। ठीक है, तो हमें लॉस होगा 8% का। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कविता अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सीजन 2018 एंड 2019 वाज 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. The total working days of the school were। तो मैं आपको इसको हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसकी स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। तो 2018 और 19 में इसकी जो अटेंडेंस थी कितनी थी बच्चों? 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। और ये जो उपस्थिति थी बच्चों टोटल की कितनी थी? 90% थी। मतलब 90% की वैल्यू आपकी होगी 216 के बराबर। तो आपसे पूछा है कि स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है कि टोटल अगर 100% हो जाए तो यहाँ से देखेंगे कि टोटल जो हमारा कार्य दिवस होगा वो तो अपने आप में 100% होगा। 90% की वैल्यू आपकी 216 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे 10% की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितने के बराबर? 9 से 216 में भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। कितना है बच्चों? 36। तो अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, हमें तो चाहिए 100%। तो यहाँ पे ये 90% है और 10% का और ऐड कर दीजिए इसमें। 216 में आप 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 240 के बराबर, है कि नहीं? या तो हमें 100% चाहिए, 10% का मान 24 है, एक जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए, एक जीरो इधर भी चिपका दीजिए। कितना आया? 240 के बराबर। तो ये हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है cos x माइनस वाई बराबर √3/2 और sin x प्लस वाई बराबर दिया हुआ आपका 1/2 और कहा है कि x जो है 0 और 90 के बीच में है। तो आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x का मान आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए बच्चों, आपको पता होगा कि √3/2 कॉस में किसका मान होता है? तो आप कहेंगे जी ये 33 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कॉस x माइनस वाई, ये बनेगा आपका कॉस 30 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 30 की। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं पूछूँ कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2 है, मैं पूछूँ आपकी साइन में 1/2 किसका मान होगा? तो आप कहेंगे साइन में 30 का मान होता है। तो यहाँ से देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा साइन 30 के। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 30 के बराबर। तो x प्लस वाई बराबर भी आप कितना आएगा? 30 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया, ये आएगा आपका 2x और ये आएगा आपका 60। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 30 के बराबर। आप देख रहे हैं बच्चों कितने आसान से क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इसका मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब भी इस तरफ से अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है और इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है तो ये हो जाता है आपका 2 रूट में a इंटू बी। ए आपके यहाँ पे क्या है 8 और बी आपके यहाँ पे क्या है 25। उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। 8 में से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 में से 2 बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 और अंदर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 20√2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लास्ट वाला। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, किसी आयत के विकर्ण इस 15 सेंटीमीटर, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आयत का जो है आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है।
तो बच्चों ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये हो गया इसका डायगोनल्स। इसका मान दिया हुआ है आपका 15 के बराबर और इसकी लेंथ दिया हुआ है 12 के बराबर। अब आपको पता होगा कि आयत जो होते हैं एक दूसरे पे जहाँ पे कट करते हैं इनकी भुजाएं 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। तो ये 15 है, ये 12 है, तो बताइए ये वाली साइड कितने के बराबर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आएगा आपका 9 के बराबर, है कि नहीं। अब किसी भी आयत की अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्या हम उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 नहीं हम 108। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ इन हाउ मेनी ईयर्स सेल 35 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, शायद ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में ना आ रहा हो, शायद क्लियर भी ना दिख रहा हो, तो मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो कह रहा है कि 3500 इन्वेस्टेड, कह रहा है 3500 रुपये इन्वेस्ट किया जाता है 10% ब्याज की दर पे, सिंपल ब्याज की दर पे, मतलब साधारण ब्याज की दर पे। तो अमाउंट आपका 4500 हो जाता है। आपसे पूछा हुआ है कि कितने साल में ये 4500 हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि प्रिंसिपल आपका 3500 है और आपका अमाउंट हो जा रहा है 4500 के बराबर। अमाउंट हो जा रहा है 4500, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपये ब्याज होगा, है कि नहीं। 1000 ब्याज होगा किस पे, 3500 पे, और किस दर से, 10% की दर से। आपसे टाइम पूछा हुआ है तो आप यहाँ से टाइम क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 से ही 6/7 ईयर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका दे दिया हुआ है। दिया हुआ है कि इफ़ कॉट ए बराबर के देन साइन ए इज इक्वल टू। आपसे पूछा हुआ है कि कॉट ए बराबर के बराबर है, तो आपसे साइन ए की वैल्यू पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कि आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये इसको हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको पता होगा बच्चों कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा ये होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट ए बराबर दिया हुआ है आपका के, तो के हो जाएगा आपका आधार और इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1। अब मैं आपसे इसका हाइपोटेनियस पूछूँ, विकर्ण कर्ण पूछूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर +1। अब आपसे जो पूछा वो उसका मान निकाल दीजिए। यहाँ से पूछा साइन ए, साइन ए बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है 1, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 1/√के स्क्वायर +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये आपका ग्राफ दिया हुआ है ये शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। ये है आपका 45, ये आपका है 55, और ये आपका दिया हुआ है 50 के बराबर, ये दिया हुआ है आपका 65 के बराबर, और ये वाला दिया हुआ है 75, और ये दिया हुआ है आपका 65 के बराबर। तो ये बच्चों क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था सभी साल का। तो आपसे पूछा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द मैक्सिमम इन द ईयर। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे 45% प्रॉफिट पाया है, यहाँ पे 55 पाया है, इस वाले में 50 पाया है, यहाँ पे 65 पाया है, और यहाँ पे पाया है आपका 75। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बच्चों इन सब में सबसे ज़्यादा कौन होगा आपका 75 कौन सी ईयर में पाया है, ये पाया है आपका, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये है आपका 2000। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि 15 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। आपसे कह रहा है कि 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो इसी कार्य को पूछा है कि 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। मान लेते हैं बच्चों x दिन में करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x बराबर 7.5 डेज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे हुए थे इन्होंने।
तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि इस पेपर के कितने मार्क्स हो सकते थे, एवरेज मार्क्स कितने हो सकते थे। जैसा कि मैंने सारे चैनल का, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी को मैंने देखा और एनालिसिस किया, तो मेरे हिसाब से जो इसके एवरेज मार्क्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे बच्चों आपके 40 से 42 के बीच। अगर कोई बच्चा 40 और 42 के बीच पा रहा है तो वो मतलब एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप इससे कम नंबर पा रहे हों, आप इससे कम नंबर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप एवरेज मार्क्स से नीचे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और कल हम मिलेंगे फिर से, इसके दूसरे शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।